नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। संभल हिंसा मामले में समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। आज बर्क दर्जन भर वकीलों के साथ एसआईटी के सामने पेश हुए, जहां उनसे 24 नवंबर को हुई हिंसा के मामले में कड़ी पूछताछ की गई। वहीं बर्क का कहना है कि उनका नाम गलत तरीके से मामले में घसीटा गया है और वे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा रखते हैं, अपनी कानूनी लड़ाई जारी रखेंगे और उम्मीद है कि उन्हें न्याय जरूर मिलेगा। तो एसआईटी प्रभारी कुलदीप कुमार ने कहा कि सपा सांसद बर्क से हिंसा के सिलसिले में पूछताछ की गई और उनका बयान भी दर्ज किया गया है। जरूरत पड़ी तो हम उन्हें दोबारा बुलाएंगे। तो दूसरी तरफ राणा सांगा पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। लखनऊ में हिंदुओं ने समाजवादी पार्टी के खिलाफ हल्ला बोला। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा समेत 36 क्षत्रिय संगठनों ने अखिलेश यादव के खिलाफ नारेबाजी की। सपा सांसद रामजी लाल पर इनका गुस्सा फूट पड़ा है और जमकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। दरअसल समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन ने राणा सांगा पर विवादित बयान दिया था, जिससे खास समुदाय के साथ साथ पूरा हिंदू संगठन नाराज है। हिंदू मुंह में नाराजगी है और जगह जगह क्षत्रिय संगठन अपना विरोध भी जता रहे हैं। आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सर। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। एक तरफ तो बर्क की बात करेंगे, दूसरी तरफ एक और उनके सांसद बड़ी मुश्किल में है, अखिलेश यादव के। लेकिन सबसे पहले बर्क का जिक्र आज पूछताछ हुई है, वो कह रहे हैं कि मुझे न्यायपालिका पे भरोसा है। दूसरी तरफ एसआईटी की तरफ से कहा जा रहा है कि दोबारा अगर जरूरत पड़ी तो फिर से पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। ये बर्क को न्यायपालिका पर भरोसा तो है, लेकिन ये भरोसा कब तक है, सवाल यहां से शुरू होता है। अभी बर्क को न्यायपालिका पर भरोसा है। क्यों? क्योंकि न्यायपालिका की तरफ से उसे छूट मिली कि नहीं भाई, इसे गिरफ्तार मत करो, गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई। लेकिन मामला खत्म करने की बात नहीं कही गई, गिरफ्तार नहीं किए जाएंगे, आप कॉपरेट करें एसआईटी के साथ पूछताछ में। अब कॉपरेट करने के लिए लंबा समय मिल गया, इसने वकीलों की फौज वहां खड़ी कर दी थी। एक एक मुद्दे पर ये पहले से तैयारी करके गया था, इसलिए एसआईटी वाले अभी सामान्य तरीके से पूछताछ की है। लेकिन एसआईटी के सामान्य तरीके भी इन लोगों के लिए विशेष ही होते हैं। ये वकीलों को इसलिए ले गया था कि इसको पता है कि कहीं एसआईटी वाला इधर उधर कुछ झापड़ जड़ दिए और टॉर्चर शुरू हो गया तो फिर हम कुछ कर नहीं पाएंगे। इसलिए वकीलों के सामने पूछताछ करो, आसपास में बैठे रहेंगे, हर कुछ समय के बाद वकीलों से बात करो, बताओ कि भाई हमारे साथ अच्छा रहा है, बुरा व्यवहार नहीं किया जा रहा है। अब अभी तक ये न्यायपालिका पर भरोसा की बात इसलिए कर रहा है कि स्मूथ तरीके से बर्क के साथ अभी न्यायपालिका खड़ी है और अभी इसका सामान्य तरीके से ही इलाज हो रहा है। अब जबकि एसआईटी की जांच में शामिल हो चुका है, पहली बार पूछताछ की जा चुकी है और पहली बार पूछताछ में बहुत ज़्यादा क्रॉस क्वेश्चन नहीं होते। पहली बार पूछताछ में केवल उसका स्टेटमेंट लिया जाता है, बाद में वेरीफाई किया जाएगा। तो पहली बार पूछताछ हुई है जिसमें उसने स्टेटमेंट अपना दिया कि तुम कहाँ थे उस समय, कहाँ क्या कर रहे थे, ये जो बयान आपका आया है, इन लोगों से कन्वर्सेशन हुआ है, फ़ोन पर इतनी बातचीत हुई है। जब दंगा भड़का था, यानी कि ये सैकड़ों लोग यहाँ पर आए, तो उस समय उससे पहले आपका फ़ोन इतना ज़्यादा एक्टिव क्यों था, आप उन लोगों से बातचीत कैसे कर रहे थे जो कि इस दंगे में उसकी भूमिका रही है, पुलिस पर हमले में भूमिका रही है। तो ये सारी पूछताछ में उसने अपने रीजन बताए। लेकिन उसके बाद अब एसआईटी तत्काल ही वेरीफाई नहीं कर लेगी कि आपने बोला वो सच है कि झूठ है, और आपने जो बोला उसको दूसरे जिन लोगों से पूछताछ हुई है उसके बयानों से मैच कराया जाएगा और उसके बाद बर्क का भरोसा न्यायपालिका से टूटना शुरू हो जाएगा। जैसे कि आजम खान का टूटा, जैसे कि अंसारी का टूटा, जैसे कि अतीक अहमद का टूटा, जैसे कि दूसरे माफियाओं का टूटता है। जब गिरफ्तार कर लिए जाते हैं और उसके बाद उसको बेल नहीं दी जाती है, रिजेक्ट हो जाता है, तब कहता है कि न्यायपालिका में भी कुछ चल रहा है। ये सारे के सारे विपक्ष पार्टियों में बैठे हुए लोग या फिर वो सब माफिया, भू माफिया हो या फिर दूसरे गैंगस्टर हों, ये सब लोग यही कहता है। और इसी तरीके से इन लोगों ने हंगामा भी खड़ा किया। आतंकवादियों की फांसी की सजा को जुडिशियल किलिंग कहने वाले यही लोग तो हैं। ये अफजल गुरु को भी जो मौत की सजा दी गई उसको भी जुडिशियल किलिंग कहा कि न्यायपालिका ने उसको मौत के घाट उतार दिया। ये फांसी की सजा नहीं थी,
उसको उसकी हत्या कर दी गई। तो अभी जब तक इसको राहत मिली है, कोर्ट से गिरफ्तारी से छूट मिली है, तब तक इसका भरोसा है। जैसे ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा इसका भरोसा कमजोर होगा और उसके बाद ये कहेंगे हमें योगी जी पर भरोसा है, वो जो चाहेंगे वो कर लेंगे, वो जो पुलिस चाहेगी वो करेगी। अगर हम निर्दोष साबित हो गए तो हम छूट जाएंगे, अगर दोषी हैं तो हमें जेल में सड़ना पड़ेगा। ये बर्क की जो भूमिका है संभल के उस हिंसा में, ये प्रथम दृष्टया दिखाई पड़ता है कि आज न कल इसकी गिरफ्तारी होनी तय है। जैसे अभी तक तो जफर अली भी घूम रहा था, जब तक पूछताछ हो रही थी, बातचीत हो रही थी, वो भी इधर उधर घूम रहा था, लेकिन जैसे ही गिरफ्तारी हुई समस्याएं बढ़ने शुरू हो गई। अब इसके साथ भी ये है कि अभी तक इसको छूट मिली हुई है क्योंकि इसके खिलाफ सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं और जो दूसरी कार्रवाई हो रही थी वो कार्रवाई जारी है, चाहे इसके मकान को, बंगले को लेकर है, अवैध अतिक्रमण करने को लेकर है, बिजली चोरी को ये सारे कुंडली तैयार की जा रही है। जैसे आजम खान की कुंडली तैयार की जा रही थी, जब एक के बाद एक खोलना शुरू हुआ तो 99 केस लद गया और ऐसी स्थिति है कि वो बाहर आने के लिए तरस रहा है, जेल से बाहर नहीं आ पा रहा, वो भीख मांग रहा है कि देखो भाई इससे तो बढ़िया है मौत की सजा मिल जाती। यह आजम खान का स्टेटमेंट है कि हम तिल तिल कर मर रहे हैं, तिल तिल कर मरने से बढ़िया है कि एक ही बार मौत दे दें। जिस तरह से इतने इतने केसेस हमारे ऊपर लाद दिए गए हैं, तो बर्क की स्थिति भी वही है। एक बार जो एसआईटी के चंगुल में फंस गया और जो दिख रहा है कि तुमने गलती की है, तुम अपराधी हो, भले ही साबित करने में समय लगता है लेकिन दिख तो जाता है, और दिख जाता है तो उसके बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। तो अभी पहली बार पूछताछ के लिए बुलाया गया है, अभी थोड़ा सुकून है इसको। दूसरी बार बुलाया जाएगा तो थोड़ा और हार्ड एसआईटी होगी कि भाई तुम बता रहे हो कि हम तो यहाँ से गए थे अपने कामों से, लेकिन ये जो तुम्हारा कॉल का कन्वर्सेशन दिखा रहा है कि तुम अपने काम के अलावा दूसरे काम में एक्टिव हो। तुमने ये जो लोग इकट्ठे हो रहे थे उससे पहले इन 5 लोगों से बातचीत क्यों की, और वो 5 लोग भी संभल और उसके आसपास के क्षेत्रों के, ये जो 500-1000 लोग इकट्ठे किए उसमें तुम्हारी भूमिका वही लोग बता रहे हैं जो 50 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए गए हैं। तो अभी कड़ियां जोड़ी जा रही है, इसलिए गिरफ्तारी भी तय है और संभल का सीट खाली होना भी तय है। वहां से वो सांसद नहीं रह पाएगा। अब उसके ऊपर नजर है तो है, उसने गलती की है तो सजा मिलेगी। इसलिए बर्क की मुश्किलें घटने वाली नहीं है, धीरे धीरे बढ़ती ही जाने वाली है। सर, राणा सांगा पर विवाद नहीं थम रहा है और 11 अप्रैल तक का अल्टीमेटम दिया गया है, हिंदुओं की तरफ से माफी मांगने की बात कही जा रही है। तो अब अखिलेश यादव क्या करने वाले? देखिए, अखिलेश यादव कुछ नहीं करने वाले हैं। अखिलेश यादव बीच में लटके हुए हैं। एक तरफ मुसलमानों का दबाव कि भाई वक्फ बोर्ड संशोधन कानून पर क्या कर रहे हो, तुम कुछ कर ही नहीं रहे हो, प्रदर्शन में तुम्हारे लोग क्यों नहीं हैं, ये टोपियां जो दिखती है उसमें समाजवादी टोपी क्यों नहीं दिखती है, ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमान आंदोलन करेंगे और मुसलमानों का वोट लेकर तुम मलाई खाओगे। तो ये मुसलमानों ने दबाव बनाना शुरू कर दिया है कि ये तो कुछ लोग तो सुप्रीम कोर्ट भी जा रहे हैं, समाजवादी पार्टी वाले सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गए, अखिलेश यादव ने क्यों नहीं चैलेंज किया, जबकि उन्होंने एक राज्यसभा सांसद भेज रखा है कपिल सिब्बल को, और कपिल सिब्बल वो व्यक्ति है जो सुप्रीम कोर्ट में जमीयत उलेमाए हिंद के तरफ से पैरवी करने पहुंचा है। आज उनका स्टेटमेंट सामने आया, वो कह रहे हैं कि हम जाएंगे वक्फ बोर्ड के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। कब जाओगे? अब जाने का समय तो खत्म हो रहा है, क्योंकि जितनी याचिकाएं दायर की गई है उस पर अब फैसला होगा और उसी के आधार पर सुनवाई होगी। बाद में अगर याचिका लेकर जाओगे तो तुम्हें रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और अखिलेश यादव यही चाहता है कि अभी ये माहौल गर्म है, अभी मेरा भी शामिल हो जाएगा नाम, क्योंकि इसके केवल मुसलमानों का दबाव थोड़ी है, इस पर हिंदुओं का दबाव भी है। और हिंदू जिस तरीके से अभी एग्रेसिव हैं उत्तर प्रदेश में, ये जो कहा जाता है 36 क्षत्रिय संगठन, 35 राजपूत संगठन, ये संगठन क्षत्रिय संगठन नहीं है बल्कि ये 36 हिंदू संगठन है। यही भ्रमित करने की कोशिश हमेशा से हिंदुस्तान में हिंदुओं को की गई। जातीय आधार पर बटे हुए सिर्फ हिंदू नहीं है, जातीय आधार पर बटे हुए यहाँ के मुसलमान भी हैं। यहाँ के मुसलमानों में 40-50 जातियां हैं। पासमानदा मुसलमानों का जो संगठन है उसी में देख लीजिए कितनी जातियां इसके अंदर है, जुलाहा है, खटिक है, जुल्हा है,
फिर उसके बाद नाई है, धोबी। इसमें कौन से ऐसे जो हिंदू कास्ट हैं वो मुसलमानों में कास्ट हिंदुस्तान में नहीं है? सारे कास्ट जो हिंदू में है वो मुसलमानों में भी है। अगर यहाँ 4 जातियों के आधार पर कहा जाता है सवर्ण है, वहां भी 4 है, सैयद, खान, पठान, ये सारे जातीय व्यवस्था मुसलमानों में भी है। लेकिन कभी भी ये उभारा नहीं गया कि ये खटिक आंदोलन करने वाले हैं, खटिकों का संगठन है, ये मुसलमान नाइयों का संगठन है, ये मुसलमान जुलाहों का संगठन है। ऐसा नहीं किया गया। लेकिन हिंदुओं के साथ ऐसा किया जाता है, हमेशा से किया जाता है। ये यादव संगठनों ने ऐसा किया, क्षत्रिय संगठनों ने ऐसा किया, ब्राह्मण संगठनों ने ऐसा किया। ये सारे संगठन हिंदू ही हैं। और अभी ये जो दिख रहा है ये 36 संगठन, इन 36 संगठन में केवल क्षत्रिय वर्ग के लोग, राजपूत नहीं हैं जो कि जाकर प्रदर्शन कर रहे हैं। यहां युवा वाहिनी के लोग भी हैं, विश्व हिंदू परिषद के लोग भी हैं, ये बजरंग दल के लोग भी हैं, दुर्गा वाहिनी के लोग भी हैं। ये सारे लोग इन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। इसलिए आज ये करनी सेना ने जो विरोध प्रदर्शन शुरू किया था, ये आज बढ़ता बढ़ता 36 संगठन हो गया। ये सारे संगठन अपने आधार पर नहीं आ रहे हैं। कई संगठनों का कोई नाम नहीं जानता, लेकिन फिर भी उसके साथ 500 लोग हैं। तो ये 500-1000 लोग जो सड़क पर उतर रहे हैं, ये हिंदू संगठनों के लोग हैं और ये अखिलेश यादव को पता है। लेकिन दूसरी तरफ अब वो अपने सांसद के खिलाफ कैसे कार्रवाई करें, ये कश्मकश की स्थिति है कि वो मुसलमानों के दबाव में है कि हिंदुओं ने हंगामा खड़ा किया तो अपने अपने सांसद पर ही कार्रवाई कर दी। तो आप में भारतीय जनता पार्टी में अंतर क्या है? तो ये कन्फ्यूजन जो अखिलेश यादव के अंदर चल रहा है और उनकी पार्टी के अंदर गुटबाजी चल रही है कि भाई आप अपना एजेंडा बताओ, क्योंकि अब व्यवस्थाएं बदल चुकी है। अब 90 के डिकेड का हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स नहीं रही। जब हिंदू सोया हुआ था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि जो भी क्षेत्रीय पार्टियां, सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां अपने आप को कहती है, ये सेकुलरिज्म के नाम पर मुस्लिम परस्त राजनीति कर रही है और हमें बेवकूफ बना रही है। ये जितनी ओबीसी की पार्टियां, जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, चाहे बिहार की पार्टियां हो, ओबीसी के कुछ जातियों को अपने साथ रख लिया, उसके एक बड़े नेता हो गए जैसे लालू प्रसाद यादव हो गए, जैसे दूसरी तरफ ये लव कुश समीकरण के साथ आ गए नीतीश कुमार। ये सारे कुछ जातियों की पार्टियां हैं और अपने साथ ओबीसी की दूसरी जातियों को जोड़ेंगे और मुसलमानों को खुश करने की कोशिश करेंगे। और ये इन लोगों ने हिंदुओं के उन जातियों को बेवकूफ बनाया कि हम तुम्हारे लीडर हैं और इसलिए हम तुम्हारे लिए बेहतर करेंगे। लेकिन किया कुछ नहीं। उत्तर प्रदेश में यादवों के लिए न अखिलेश यादव कुछ कर पाए, न मुलायम सिंह यादव कर पाए, और न बिहार में लालू प्रसाद यादव कर पाए, या अपने परिवारों के लिए किए। यहां तक कि यादव सांसद कितने हैं अखिलेश यादव की पार्टी में जो अखिलेश यादव के परिवार से बाहर के हैं? एक भी नहीं, कोई सांसद नहीं है। ये अपने ही 3 परिवार में, धर्मेंद्र यादव, जितेंद्र यादव, ये सारे के ये सारे, शिवपाल यादव, रामगोपाल यादव, डिंपल यादव, अखिलेश यादव, ये सारे अपने लोग ही रहेंगे, अपने परिवार के लोग रहेंगे, दूर दूर तक के पारिवारिक संबंध वाले रहेंगे, ये उनके भांजे, उनके भतीजे। इसलिए अब लोग ये समझने लगे हैं। तो हिंदुओं के अंदर जो जागृति आई है, डर इनके अंदर है, और इसलिए जो इन दिनों इसने वक्फ बोर्ड संशोधन कानून के खिलाफ बात की है अखिलेश यादव ने, और उससे पहले औरंगजेब का विवाद आया और उसी समय इनके सांसद ने महाराणा सांगा का विवाद पैदा कर दिया, गद्दार तक कह दिया, वो अब धीरे धीरे उत्तर प्रदेश में आग की तरह फैल रहा है। अब न रामजी लाल सुमन के माफी मांगने से काम चलेगा, न अखिलेश यादव के ये सांत्वना से काम चलेगा कि हम राणा सांगा के खिलाफ नहीं है, हम हिंदुओं के खिलाफ नहीं है। अब इनके समूल नाश से काम चलेगा, क्योंकि अब जो विद्रोह है, विरोध है, ये धीरे धीरे बढ़ेगा और लोगों के अंदर ये भावना है कि अखिलेश यादव हिंदुओं को बांटकर मुसलमानों को एकजुट करता रहा है और आज भी वही राजनीति कर रहा है। इसलिए आगे आने वाले समय में इसको जवाब देना चाहिए। और समाजवादी पार्टी के जो हिंदू नेता हैं, जिस तरीके से पिछले विधानसभा चुनाव के समय भी कई नेताओं ने इनकी पार्टी छोड़ी थी, अब वही स्थिति आ रही है कि इस बार भी कई नेता इनसे विदा लेने वाले हैं, क्योंकि
इनकी पार्टी उन्हें रास नहीं आ रही। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी। धन्यवाद। तो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के चहेतों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। एक तरफ बर्क से एसआईटी की पूछताछ ने समाजवादी पार्टी में हलचल मचा दी है, तो दूसरी तरफ राणा सांगा पर विवादित बयान देकर रामजीलाल सुमन बुरी तरह से फंस गए हैं, क्योंकि जिस तरह का गुस्सा देखने को मिल रहा है उसके बाद पार्टी अखिलेश यादव की मुसीबत बढ़ती जा रही है। किस्सा यूपी का में आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी खबर कैसी लगी। धन्यवाद।